आज मैं आपको मिलवाता हूं वैसे पुलिस अधिकारी से जो 1990 में तमिलनाडु कैडर में होते हैं। उसके बाद साल बदलता है, 1994 में वो यूपी चले आते हैं और यूपी में उन्होंने अपने आप को ऐसे अधिकारी के रूप में स्थापित किया जिनको न सिर्फ उनके बेबाक अंदाज के लिए जाना गया बल्कि उनके कालजयी फैसले, कई अहम फैसले उन्होंने अपने जो कार्यकाल के दौरान लिए, इसके लिए भी उनकी पहचान रही। इसके अलावा अपराधियों पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति जो अपनाई गई, इसकी वजह से उत्तर प्रदेश प्रशासनिक जो क्षेत्र होते हैं उसमें पूरे देश में जाना गया। लोग इस बात की चर्चा करने लगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो पुलिस का बोलबाला है, जो सुशासन चल रहा है, जो अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, वो कैसे हो रहा है। इसके पीछे एक अधिकारी थे, प्रशांत कुमार, उत्तर प्रदेश के एक्स डीजीपी। वो आज हमारे साथ हैं। उनसे हम कई सवाल करेंगे, कई जवाब वो हमें देंगे भी, क्योंकि जवाब उनके अक्सर तीखे रहते हैं। हम जब उन्हें टीवी चैनल्स पर कवर करते आए हैं उनके कार्यकाल के दौरान, तो जब भी कोई मामला हुआ तो जब हम उनसे पूछने जाएं या फिर पत्रकार उनसे सवाल करें तो बड़े बेबाक अंदाज में और चुटीले अंदाज में वो जवाब दिया करते थे। तो आज वो बेला आ गई है जब उनसे विस्तारित रूप से हम बातचीत करेंगे। 4 बार उन्हें वीरता पुरस्कार मिल चुका है। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सेवानिवृत्ति के बाद उस जीवन में और इस जीवन में क्या अंतर है? ये अब आराम है और स्ट्रेस नहीं है और एक सामान्य नागरिक की तरह हम लोग उत्तर प्रदेश में एक भयमुक्त समाज में जी रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और जो एक सरकार ने एक अच्छा इकोसिस्टम बनाया है जिसमें एक अच्छी कानून व्यवस्था, सोशल सिक्योरिटी और आर्थिक जो ग्रोथ है, उस माहौल में उसका आनंद ले रहे हैं। और अपने जो पुराने कार्य छूटे हुए थे, जैसे सगे संबंधी है, कहीं घूमने की जो चीज़ें छूट गई थी, उन चीज़ों को हम अब धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। हाँ, जो कुछ छूट गया था बस उसी को जीने की कोशिश की जा रही है। जी। आपका कार्यकाल सर काफ़ी प्रसिद्ध भी रहा, जैसा मैंने आपको आपके इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि उसकी काफ़ी चर्चा हुई। तो ये भी सवाल है कि जब आप यूपी में कार्यरत थे तो आपको सबसे कठिन ऑपरेशन कौन सा लगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अगर देखें कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मैं मानूंगा वो है महाकुंभ 2025। ये कराने का सौभाग्य मिला। और आपको पता होगा कि पृथ्वी पे सबसे अधिक लोग 66 करोड़ से अधिक लोग 45 दिनों के अंदर आए। कितनी व्यापक व्यवस्थाएं की गई होंगी, कितनी जनशक्ति लगाई गई होगी, किस तरह का विज़न रहा होगा। उस सरकार के विज़न को कैसे ज़मीन पे उतारा गया और कैसे विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बना के इन चीज़ों को पूर्ण किया गया, ये अपने आप में एक अनूठा मॉडल है। और मुझे लगता है कि आने वाले बहुत सालों तक इस चीज़ों पे शोध भी होगा, इस पे चर्चा भी होगी कि इस दौरान पूरे 45 दिनों तक वहाँ अनवरत बिजली की सप्लाई रखना, वहाँ अनवरत सफाई की व्यवस्था कराना, वहाँ पानी की मतलब वहाँ पानी का फ्लो प्रॉपर रहे, पानी की शुद्धता बरकरार रखी जाए, वहाँ किसी तरह की कोई संक्रमण न फैलने पाए, वहाँ कोई भी मेजर क्राइम न होने पाए और वहाँ के लोग जो ड्यूटी कर रहे हैं वो श्रद्धालुओं के साथ उनका व्यवहार बहुत ही मानवीय हो। ये सभी एक ऐसे वर्टिकल्स हैं जो अपने आप में एक रिसर्च का टॉपिक है। ऐसी स्थिति में वहाँ अगर केवल कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उस पूरे चीज़ों को किसी भी मेजर साइबर अटैक से बचाना, किसी भी अन्य सबोटाज या टेररिस्ट एक्ट न होने देना और उस दौरान
इतनी संख्या में लोग ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, रोड से ट्रैवल कर रहे थे, विभिन्न लोग, कुछ लोग पैदल भी आ रहे थे, उन सभी को गंतव्य स्थान तक वापस भेजना ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और ये सबसे सेटिस्फैक्शन का विषय है कि हम लोगों ने उन चीज़ों को राज्य सरकार का जो विज़न था उसके हिसाब से पूर्ण किया और पूरा जो महाकुंभ है 2025 वो सकुशल संपन्न हुआ। आप यूपी कैडर में 1990 में तमिलनाडु कैडर में 1990 में आप वहाँ होते हैं और उसके बाद आप 4 साल के बाद यूपी चले आते हैं। तो आपने वहाँ की भी पुलिसिंग देखी और आपने यहाँ की पुलिसिंग तो खैर लंबे समय तक देखी और की भी, चलाई भी। इन दोनों में आपको क्या अंतर लगा? जब मैं अपने मूल कैडर में था तब तो बहुत ही प्रारंभिक स्टेज में था और वहाँ की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ एक तो यहाँ के साइज़ बहुत बड़ा है, प्लस फोर्स का साइज़ भी उतना ही बड़ा है। चुनौतियाँ भी विभिन्न प्रकार की हैं जो कि वहाँ से और तमिलनाडु की और यहाँ के चुनौतियों में भी बहुत अंतर है। और 34-35 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है, उसमें काफ़ी प्रोग्रेस भी उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ। हम लोगों ने खुद देखा, चाहे वो जनशक्ति का मामला हो, ट्रेनिंग का मामला हो, टेक्नोलॉजी का मामला हो, तो इन सभी चीज़ों में काफ़ी उत्तर प्रदेश में सुधार हुआ है। तो तमिलनाडु कैडर में आप थे और वहीं से आप अपनी मूछें ले आए। जब मैं आप पे रिसर्च कर रहा था तो क्योंकि ये काफ़ी आकर्षक लगा, लोग इसमें एक अलग पहचान देती है ये मूछें आपको। नहीं, ये बात तो है। प्रभावित कहाँ से हुआ कि ऐसी मूछें? तमिलनाडु में इस तरह का काफ़ी प्राविधान है। जब आप इसकी बात कर रहे थे तो चुनौतियों की बात कर रहे थे कि चुनौतियां वहाँ आपको अलग दिखी, यहाँ अलग दिखी। यूपी में आपको सबसे चुनौतीपूर्ण जनपद कौन सा लगा या क्षेत्र कौन सा लगा? यूपी में के विभिन्न भाग हैं जी। आप जिस भाग में रहेंगे, अगर आपकी नियुक्ति होगी तो वहाँ का एक अलग ट्रेंड होता है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरी जो पोस्टिंग रही वो क्राइम के हिसाब से काफ़ी चैलेंजिंग थी और कुछ ज़िले हमने किए, जैसे गाज़ियाबाद का भी मैं पुलिस प्रमुख रहा, सहारनपुर का भी मैं पुलिस प्रमुख रहा, मैं वहाँ मेरठ का रेंज जीआईजी भी रहा और लंबे समय तक मैं एडीजी मेरठ भी रहा। तो ये मुझे लगता है कि क्राइम के हिसाब से सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। तो जैसा कि आपने अपने पहले जवाब में जिक्र किया था एक शब्द कि अब तो तनाव से मुक्त हूँ, सेवानिवृत्ति के बाद और घूम फिर रहा हूँ, और जब ऐसे ज़िलों में आपकी पोस्टिंग होती है तो कैसे काम करना है, कैसे अपराधियों को नियंत्रित रखना है, इसको लेके हो जाता है तनाव। और पुलिसकर्मियों के बीच में अवकाश को लेकर और दूसरे भी, जैसे आप बता रहे थे, काम करने को लेकर तनाव एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। तो तनाव में पुलिसकर्मियों जो चाहे वो एएसआई हों या एसआई लेवल के हों या कांस्टेबल लेवल के हों या इंस्पेक्टर हों, इन अधिकारियों के साथ तनाव को कैसे किया जाता है मैनेज, और क्या किया आपने रहते हुए अपने कार्यकाल में, ये ज़रा बताइए। तनाव प्रबंधन भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट, कैसे अपने सबऑर्डिनेट के साथ आप डील करते हैं और जहाँ भी आप कार्य करते हैं अपने एक कैसा माहौल क्रिएट करते हैं, उससे भी काफ़ी फोर्स के मनोबल पे फ़र्क पड़ता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज के दौर में सबसे कम तनाव में पुलिस कार्य कर रही है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसलिए कि इस समय नियतन के हिसाब से भी हमारे पास मैक्सिमम फोर्स है। पहले रिक्तियां बहुत होती थी, भर्तियों में काफ़ी दिक्कतें होती थी, अब पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां लगातार हो रही हैं और मेरिट बेस्ड पोस्टिंग होती है। अब जो तनाव है वो कुछ हो सकता है इंडिविजुअल सेंट्रिक तनाव हो सकता है, लेकिन सिस्टम के द्वारा कोई तनाव ऐसा नहीं दिया जाता है आज के दिनों में।
और बहुत तरह के टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन हुए हैं जिससे कार्य करना और अधिक सुलभ पुलिस के लिए हो गया है। रहने की अच्छी सुविधा है, वाहन अच्छे हैं, विवेचना के नए मॉडर्न टेक्निक्स हैं, रिपोर्ट्स जल्दी आती हैं, हमारी फॉरेंसिक साइंस की लैब्स बहुत अच्छी हैं। तो बहुत तरह की ऐसे पिछले 7-8 साल में ऐसी चीज़ें पुलिस के कार्य को और बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसे कार्य सरकार ने किए हैं जिससे कि लगातार तनाव में कमी आ रही है और अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं उसके। तनाव और दबाव से मुझे याद आया, एक सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि अक्सर जब खबरें चलती हैं, कहीं कोई घटना हो गई या कहीं कोई वो अपराधी पकड़ा गया, तो अपराधी के पकड़ने में या फिर किसी भी घटना के होने के बाद सोशल मीडिया और मीडिया पर जो खबरें चलती हैं, तो इसका जो दबाव है वो कितना रहता है पुलिस ऑफिसर्स पर, और ख़ास करके आपके लेवल पर, आपने जिस लेवल को सर्व किया है? नहीं, मुझे लगता है कि ये दबाव उतना नहीं रहता। ये तो कोई भी पुलिसकर्मी नहीं चाहता कि उसके क्षेत्र में, उसके ज़िले में या उसके राज्य में कोई घटना बड़ी हो, लेकिन घटनाओं को रोकने या घटनाओं के सफल अनावरण के लिए तो ये व्यवस्था बनाई गई है। तो प्रिवेंटिव वर्क ही पहले इतना ज़्यादा होता है कि घटनाएं कम होती हैं, और घटनाएं हो जाती हैं तो एक निश्चित अवधि के तहत उसको वर्कआउट भी किया जाता है। और मुझे लगता है कि अब अपराध के कारण कोई ऐसे तनाव की स्थिति मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। और एक टीम वर्क के रूप में लग के सभी लोग कार्यों को करते हैं, और आज भी वही है। जब हम पहले थे तो भी यही था, और यही प्रयास रहता है कि अपने सबऑर्डिनेट को कम से कम तनावग्रस्त रखा जाए और बेहतर रिजल्ट्स उससे लिए जाए, बेटर मैन मैनेजमेंट के तरीके। तो आपने लंबे समय तक यूपी को सर्व किया है, आपको क्या लगता है कि अभी कौन से कुछ सुधार हैं, 1-2, या फिर आपके जहन में जो आए कि इन सुधारों को लागू करने की ज़रूरत है पुलिसिंग में? अभी तो जो सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए है वो है साइबर क्राइम, जिस पे लगातार सरकार भी कार्य कर रही है, विभाग के लोग भी काम कर रहे हैं, विभागीय प्रमुख के द्वारा भी स्वयं मैं देखता रहता हूँ, काफ़ी इसमें इंटरेस्ट लिया जा रहा है। तो एक तो साइबर क्राइम एक ऐसा है क्योंकि इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई अपराधी ऐसा नहीं है कि किसी थाने में ही हो गया, किसी क्षेत्र विशेष में हो गया, पूरे वर्ल्ड वाइड नेट पे व्यक्ति कहीं भी बैठा हो साइबर क्राइम कर सकता है। में बैठा हुआ आदमी यूपी में क्राइम कर सकता है। हाँ, तो एक तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो जो हमारे नए रिक्रूट्स आ रहे हैं उनको इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, तथा जो इन हाउस ट्रेनिंग की भी बात लगातार इस पे चल रही है। तो एक तो साइबर क्राइम बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी जो चुनौती है वो एक पुलिस के बिहेवियर के बारे में है कि जबकि काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन ये बार बार मीडिया के तरफ से भी कभी इस तरह की खबरें आते रहती हैं। तो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, इस पे भी काफ़ी कार्य करने की आवश्यकता भी है, तथा साथ ही साथ जो नए कानून भारत सरकार ने इम्प्लीमेंट किए हैं, BNS की नई धारा, हाँ, वो जुलाई 2024 से, उसमें भी काफ़ी प्राविधान है। उसमें कुछ फेज्ड मैनर में चीज़ें की जानी हैं भी, क्योंकि अचानक ये सभी चीज़ें नहीं हो सकती जी। तो उसका भी सही, वैसे तो काफ़ी तेज़ी गति से चीज़ें की जा रही हैं, फंड की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो इतना बड़ा हमारा बेस है कि उतनी चीज़ें होने में थोड़ा समय लग रहा। तो वो एक चुनौती है जो कि मुझे लगता है कि समयबद्ध तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस उसको कोप अप करेगी। फिलहाल तो यही 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि तत्काल किए जाने की आवश्यकता है। सर, इसी से जुड़ा एक और था कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहे थे यूपी में या फिर कहीं भी होते हैं, तो उसको रोकने का सबसे सही तरीका आपको क्या लगा? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पूरा रैकेट था, और अब
इस तरह के क्राइम के पैटर्न में कुछ चेंजेस हैं। जो ट्रेडिशनल क्राइम होते थे जैसे अपहरण का या कुछ इस तरह के माफियाज थे, तो उनकी तो सब पूरी तरीके से सफाया उत्तर प्रदेश पुलिस में कर दिया है और माफियाओं के विरुद्ध ज़बरदस्त कार्रवाई की गई है। और आज के डेट में जितने भी महत्वपूर्ण माफिया थे वो या तो जेल में हैं या फिर उनका ट्रायल चल रहा है या सज़ा हो चुकी है। और कुछ लोगों पे पुलिस ने कठोर कार्रवाइयाँ भी की हैं और जिसके बारे में बार बार समाचार पत्रों के माध्यम से, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से भी चीज़ें प्रचारित होती रहती हैं। तो एक मॉडल यूपी मॉडल है लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम कंट्रोल का, ये एक चर्चा का विषय प्रेस में है। और मुझे लगता है कि जिस तरह के कार्य पिछले कुछ वर्षों में हुए हैं वो पहले 30-40 सालों में नहीं हुए। सर, चर्चा के साथ साथ कई बार ये सवाल का विषय भी बन जाता है ना, तो उस कार्यशैली को लेके पूछे जाते हैं सवाल। जैसे एनकाउंटर को लेके कई बार पूछे गए सवाल। आप जब थे, सर्व कर रहे थे, तो कुछ एनकाउंटर हुए जिस पर सवाल उठाए गए, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका पक्ष क्या है? बहुत सारे ऐसे अच्छे कार्य होते हैं जो कि चर्चा में नहीं आते क्योंकि उसका न्यूज़ वैल्यू नहीं होता। अब इस चीज़ को मैं इस तरह से बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले 1.5 वर्षों में, 2 वर्षों में कन्विक्शन, सज़ा दिलाए जाने पे जो कार्य किया है वो अपने आप में अनूठा है। लगभग 1.5 लाख लोगों को सज़ा महत्वपूर्ण अपराधों में दिलाई गई। इसकी चर्चा कोई भी व्यक्ति या कोई भी मीडिया का चैनल करना नहीं चाहता। और इसमें लगभग 70-80 तो कैपिटल पनिशमेंट है। तो अगर माफियाओं पे या जघन्य अपराध करने वाले लोगों पे इतनी बड़ी संख्या में सज़ा मिलती है तो इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव समाज में पड़ता है और एक सरकार और व्यवस्था के प्रति कॉन्फिडेंस जागृत होता है। तो इन चीज़ों को भी बताया जाना चाहिए कि पुलिसिंग में 360 डिग्री परिवर्तन आया है और पुलिस ने ऐसी चीज़ें की हैं, ऐसे माफियाओं और ऐसे अपराधियों पे कार्रवाई की है जिनका 30-40 साल का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और वो किसी न किसी तरीके से सज़ा पाने से बच जाते थे। तो उन सभी लोगों को, सभी माफियाओं को सज़ा भी दिलाई गई है। इस दौरान कुछ ऑपरेशंस भी हुए हैं और जिसमें पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं और कुछ बदमाश भी मारे गए। एनकाउंटर मॉडल कहा गया उसको कि नहीं, ये तो मॉडल यूपी का जो ये तो कोई पॉलिसी तो नहीं है। नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन अगर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है तो ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है। तो सर, आपको नहीं लगा कि जैसे आपने देखा हो कि माओवादियों पे कार्रवाई चल रही, उन पे तो सारी व्यवस्था, सभी चीज़ें फेल हो गई, तो कार्रवाई, अब फाइट टू फिनिश की बात है। अब तो कार्रवाई, नक्सल हिंसा ख़त्म होके ही उसका अंत होगा। तो उसी तरीके से कुछ ऐसे भी माफिया थे जिन्होंने, जो अपने को कानून के ऊपर मानते थे, तो उनका आर्थिक साम्राज्य, उनके सभी गुर्गे, उनकी संपत्ति, जो उन्होंने सरकारी ज़मीनें जब्त कर रखी थी, तालाब पे कब्जा कर रखा था, उन सब को छुड़ाया गया, उस पे घर बनाए गए, गरीबों को बांटे गए। तो अगर आप पूरी तरीके से प्रहार अपराध और अपराधियों पे नहीं करेंगे या जीरो टॉलरेंस नहीं रखेंगे तो ऐसी स्थिति आती है। पिक एंड चूज़ नहीं करना चाहिए। फिर अगर आप सही मायने में एक अच्छी व्यवस्था देना चाहते हैं, जैसे कि आप सुनते होंगे कि कुछ बीमारू स्टेट हैं जिसमें यूपी भी पहले था, अब कोई नहीं कहता, क्योंकि
एक अच्छी कानून व्यवस्था है, सोशल सिक्योरिटी है, अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अब अचानक इंडिया का सबसे अधिक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट अगर आज के दिन में कोई है तो उत्तर प्रदेश है 2022-23 से लगातार। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये CAG के नक्शे कह रहे हैं। तो एक अच्छी व्यवस्था देके फास्टर ग्रोथ का मॉडल जो है, अब सिर्फ ग्रोथ की बात नहीं है, फास्टर ग्रोथ की बात है। कितनी तेज़ी से सुधार हो रही है। हमारा GDP जो है स्टेट का, वो राष्ट्रीय जो दर है उससे भी तेज़ी से बढ़ रहा है। पिछले 4-5 सालों से 12-13% की दर से वो अगर एग्जैक्टली मैं बताऊं तो जो ग्रोथ रेट है वो 15% से भी अधिक है पिछले 4 सालों में जी। तो ये सभी चीज़ें दर्शाती हैं कि एक अच्छे कानून व्यवस्था और सोशल सिक्योरिटी होने पे कैसे पूरे समाज का और स्टेट का के डेवलपमेंट में इसका योगदान मिलता है। बिल्कुल। तो सर वैसे तो आपने बड़ा विस्तारित जवाब दिया इसका, लेकिन हमें पत्रकारिता पढ़ते समय ये सिखाया गया कि पत्रकार को अपने सवालों और मुद्दे से नहीं भटकना है। तो आप उसको GDP और विकास पर ले आए, जिसकी वजह से हमारे दर्शकों की जानकारी बढ़ गई। लेकिन मैं अभी भी एनकाउंटर पर अटका हूँ। नहीं, आप अतीक अहमद का जब एनकाउंटर हुआ जी, तो आप उस समय मतलब आपकी भूमिका जो थी उसमें लोग कहते हैं कि आरोप लगे, मतलब यूपी पुलिस की भूमिका। तो मेरा सवाल ये है कि मैं तो ये सिर्फ प्रसंग बता रहा हूँ, सवाल मेरा ये है कि ऐसे एनकाउंटर जो हुए उसमें क्या राजनीतिक दबाव भी होता है और वो भी काम करता है पुलिस अधिकारियों पर? जी नहीं, एकदम ये सरासर गलत बात है। और जहाँ तक इस घटना विशेष का प्रश्न है, इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन कुछ बदमाश पत्रकार के भेष में और ID लेके, कैमरा लेके वहाँ घुसे और जो भी मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया जा रहा था, चूँकि वो भी बाध्यता थी, कानूनी बाध्यता थी कि अगर पुलिस कस्टडी में है, जेल जाने के पहले उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाना आवश्यक होता है। एक प्रोसीजर होता है। हाँ, प्रोसीजर के तहत ही। वैसी स्थिति में मना करने के बावजूद प्रेस से वो व्यक्ति मिला और वहाँ ये घटना हुई। और वो मना किया गया था? नहीं, अगर आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो उसमें पुलिस वाले मना कर रहे हैं कि उधर न जाए। लेकिन वो उस तरह के कैटेगरी के लोग हैं जो पूरी व्यवस्था खुद चलाते थे। वो वीडियो तो मैं, क्योंकि मुझे याद है, मैं उस दिन पूरी रात बुलेटिन किया, मुझे याद है। तो वैसा तो कुछ नहीं देखा मैंने, लेकिन हाँ ये जो घटना आप हुई दोबारा गौर से उसको पूरे उसको देखें और वो कुछ क्षणों में, मतलब मिनट 1.5 मिनट के अंदर ही वो घटना है। लेकिन आपने देखा होगा किस तरीके से उसमें पुलिस वालों को भी गोली लग गई, फिर भी उन्होंने उनको पकड़ लिया, उनके वेपन बरामद कर दिए। लेकिन पुलिस वालों ने कोई फायरिंग नहीं की? नहीं, देखिए वहाँ इतनी भीड़ थी, पत्रकार बंधु भी मौजूद थे, पुलिस के लोग थे, अन्य लोग भी थे, सिविलियन इलाका था। अगर पुलिस फायर करती तो और भी कैजुअलिटी हो सकती थी। कुछ लोगों ने कहा कि साहब वैसे तो मार देते हैं, अगर उनको गोली लग जाती, उनको कुछ हो जाता तो पुलिस पे और भी ज़्यादा आरोप लग जाते, दबाव लग जाते कि ये इतना बड़ा कांड हो गया। नहीं, और उसके बाद से आपने मार के भी वो एविडेंस मिटा दिया। तो पुलिस ने गिरफ्तारी की, वेपन रिकवर किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी की, उसमें चार्जशीट भी लगी, ट्रायल भी चल रहा है। ट्रायल चल रहा है अभी? हाँ, ट्रायल पे है कि 3 आरोपी थे मेरे ख्याल। हाँ, तीनों व्यक्ति। सर अब थोड़ा चलते हैं और यूपी में जो महिला सुरक्षा है उसकी बात करते हैं। शुरू में, मतलब कुछ दिनों पहले एक वो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया था, जिसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ। कुछ लोगों ने उसकी सराहना भी की, कुछ लोग उसके पक्षधर थे, लेकिन कुछ लोग कहते थे ये ठीक नहीं। आपके दृष्टिकोण से ये कैसा था? देखिए, महिला सुरक्षा, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा वर्तमान सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में एक है। मिशन शक्ति नाम का एक बहुआयामी योजना जो महिला की सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन
सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट के लिए सरकार ने चलाया हुआ है, और उसमें 22-23 विभागों के समन्वय से केवल उनको सुरक्षा देने की ही बात नहीं है, उनके सम्मान और उनको कैसे एम्पावर किया जाए, कैसे उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, इसकी भी प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और पुलिस के अंदर ही हमारी जो महिला कंपोनेंट्स है वो 2017 से अभी तक 3 गुनी से अधिक हो गई है महिलाओं की संख्या, और हमारे 3 अलग से महिला बटालियन भी रेस किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो महिलाओं से संबंधी अपराध होते हैं उस पे विशेष निगरानी रखी जाती है, और यही कारण है कि रेप के जो मामले हैं, बच्चों से जो संबंधित घटनाएं हैं, उसमें 2023 की एनसीआरबी के नक्शे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाके देखेंगे तो उसमें अपराध दर के हिसाब से अगर कंट्रोल करेंगे तो सब बहुत नीचे है उत्तर प्रदेश का स्थान, और पूरे इंडिया में महिला संबंधी अपराध में कन्विक्शन की जो पोजीशन है वो उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे है। सबसे अधिक सजा महिला संबंधी अपराधों में अगर किसी स्टेट में हुई है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के, तो वो उत्तर प्रदेश में हुई है। और इसके कारण महिलाओं में काफ़ी एक हर्ष का माहौल है। अगर आप रूरल एरियाज़ में जाएंगे तो स्वच्छंद विचरण करेंगे, ये लोग जो इस तरह की चीज़ों पर प्रश्न उठाते हैं, ये कुछ नाम इस तरह से उसका रखा गया है, इससे किसी को परहेज हो सकता है, लेकिन उसकी जो भावना है वो बच्चे की, आप किसी बच्ची के साथ छेड़खानी ना हो, किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो, कोई फप्ती ना कसे, स्कूल कॉलेज पब्लिक प्लेसेस पे वो पूरी सेफ्टी से जाएं। यहाँ तक कि 112 में भी जो रात में अगर कोई ट्रैवल करता है, कोई फ़ोन करता है, तो ऐसे 112 की गाड़ियाँ दी जाती हैं जिसमें महिला कंपोनेंट रहता है, उनको सेफ्टी पूरी सुरक्षा के साथ उनको घर तक भी ड्रॉप करने का प्राविधान। विभिन्न इस तरह के प्रोग्राम्स हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, जिसके तहत ये सुरक्षाएं दी जाती हैं। मैं ज़रा जब आप बोले तो मैं आंकड़ा एक आया मेरे पास कि पूरे देश में 2023 में 4,48,211 आपराधिक मामले दर्ज हुए, जिसमें यूपी में सिर्फ 66,381 मामले दर्ज किए गए। लेकिन ये आंकड़े हैं, इसमें एक और सवाल पैदा होता है कि कभी कभी ये सवाल उठाया जाता है कि जांच की रफ्तार काफ़ी कम रह गई। आप बता रहे हैं कि ठीक है, उसमें अपराधियों को सज़ा दिलाई गई, कन्विक्शन हुआ, लेकिन इन आंकड़ों के अगर हम नंबर से हट के बात करेंगे तो लगता है कि सवाल उठते हैं कि जांच की रफ्तार क्या धीमी रह गई रेप और ये पॉक्सो जैसे मामले में? ये सभी में मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो कन्विक्शन है इंडिया में वुमेन रिलेटेड क्राइम में नंबर 1, बच्चों से संबंधित अपराधों में पॉक्सो में 5वें नंबर पर, आईपीसी के जो केसेस होते हैं महिलाओं से रिलेटेड उसमें 5वें नंबर पर, जो SC/ST के केसेस हैं उसमें नंबर 1 स्थान पे, साइबर क्राइम में 5वें स्थान पर। ये कन्विक्शन के बारे में मैं बता रहा हूँ। जो संख्या आप बता रहे हैं, हमारी संख्या, चूँकि हमारा पॉपुलेशन बेस सबसे बड़ा राज्य है, 24-25 करोड़ की जनसंख्या है, तो हमारी बराबरी किसी छोटे स्टेट से नहीं हो सकती, किसी यूनियन टेरिटरी से नहीं हो सकती। हमें तो जो अपराध की दर है पर लाख पॉपुलेशन कितना क्राइम होता है उस मापदंड से जज किया जाना चाहिए। अगर आप वैसे देखेंगे तो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो एनसीआरबी के जो डाटा हैं जो कि पब्लिक डोमेन में है जी, आप उससे देख सकते हैं, उसमें कहीं कोई इफ़ एंड बट वाली बात नहीं। जब जांच की बात और केस की बात चली है तो सर कभी कभी ऐसा लगता है, वो हम आम जनजीवन में भी देखते हैं, आप इसका भी जिक्र अपने जवाब के दौरान कर चुके हैं कि थाने में जो FIR लिखी जाती है या फिर जो मतलब शुरुआत, क्योंकि एक बार जो थानेदार साहब ने, दरोगा जी ने जो लिख दिया वही FIR की कॉपी आगे जाएगी, फिर चार्जशीट होगा, फिर वैसे मुकदमा चलेगा। तो क्या लगता है कि थाने में अभी कुछ सुधार की ज़रूरत है? थाने में जो थानेदार हैं उनको अपने वर्क कल्चर में सुधार करने की ज़रूरत है, और अगर है तो क्या? नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा कि जो
सॉफ्ट स्किलिंग की में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जिसमें आप ये कभी नहीं कह सकते हैं कि एक ऑप्टिमम लेवल पे हमने अचीव कर लिया। तो सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, और सिर्फ यही नहीं है, आप अन्य देश में भी जाएंगे, अन्य प्रदेशों में भी जाएंगे तो कुछ न कुछ इस तरह की चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं। तो उस हिसाब से तो सुधार की बहुत सारी गुंजाइश भी है, आवश्यकता भी है, और बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें हुई हैं ऑफ लेट भारत सरकार के सहयोग से और राज्य सरकार के प्रयास से, जिसमें इंटरफेस कम हो जाता है। जैसे टेनेंट वेरिफिकेशन है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन है जी। तो इन सब चीज़ों में कोई पुलिस से इंटरफेस नहीं होता, आप अप्लाई करिए वो चीज़ें हो जाती हैं। हाँ। बहुत पेटी थेफ्ट है, पेटी क्राइम है, तो उसमें अगर आप ऑनलाइन भी एफआईआर दर्ज करा देंगे तो दर्ज हो जाती है, ताकि छोटी छोटी मैटर्स में किसी का हैरेसमेंट ना हो। कभी ये भी हो सकता है कि मान लिया थाने आप जाएं और उस समय भार साधक अधिकारी या जो इंचार्ज है वो नहीं हो, तो कहते हैं साहब थोड़ा वेट करिए। आज के दिन में लोग वेट करने के लिए भी तैयार नहीं है, स्पेशली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कहने की बात है भाई कोई क्यों वेट करे, लेकिन ऐसी व्यवस्था धीरे धीरे बनाई जा रही है कि इंटरफेस नहीं रहेगा, आप जो देंगे दर्ज हो जाएगा और उसके बाद से फिर आपको एफआईआर आपके निर्धारित नंबर पे भेज दिया जाएगा। उसमें कुछ जांच का भी प्राविधान आया है, नए जो एक्ट आए हैं, जिससे कि पब्लिक का सेटिस्फैक्शन हो। अब दंड क्या नहीं है, अब न्याय के दृष्टिकोण से मूल भावना जो है, अपराधियों को दंड नहीं देना है, जो कंप्लेनेंट है उसके साथ न्याय हो, इसके साथ इस पे जोर मूल भावना के साथ ये जो नए एक्ट बनाए गए हैं इसमें ये चीज़ें की जा रही हैं। सर अभी जो थाने, और आप शुरू में ही बता चुके हैं साइबर थानों की बात, और अभी जो पर्याप्त संख्या है इसको कितना और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है साइबर क्राइम को लेकर स्पेशली? देखिए, साइबर क्राइम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बहुत इमर्जिंग फील्ड है। मैं बताऊं कि 2017 में सिर्फ 2 साइबर थाने थे, एक नोएडा में था और एक लखनऊ में था जी। और धीरे धीरे फिर वो मंडलीय स्तर पे 18 थाने हुए। फिर उसके वॉल्यूम को देखते हुए प्रत्येक जनपद में शासन ने एक साइबर थाना खोला। उसके बाद से फिर उसमें आगे बढ़ोतरी करते हुए प्रत्येक जितने भी थाने हैं देश के, प्रदेश के, सब में एक साइबर हेल्प डेस्क की भी स्थापना की गई। अब है कि हमारी जनशक्ति, हमारा स्ट्रेंथ उन सभी केसेस को टैकल करने के लिए सक्षम है कि नहीं है, क्योंकि इस चीज़ की ट्रेनिंग, जैसे हमारे समय में जब हमने ज्वाइन किया था तो इस तरह का कोई क्राइम नहीं होता था। एआई का तो नामो निशान नहीं हाँ, था उस वक्त। ये तो नया फील्ड ही है। तो इन सर्विस ट्रेनिंग के साथ साथ जो नए लड़के आ रहे हैं उनके बेसिक कोर्स में भी ये चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, तथा जो इन सर्विस ट्रेनिंग दे के भी डिपार्टमेंट को उस मामले में एम्पावर किया जा रहा है कि जो हमारे सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं या अधिकारी हैं जो सुपरवाइजरी लेवल पर हैं, वो भी इन चीज़ों को लगातार जोर दें। और इस पे जो DGIGs कॉन्फ्रेंस होती हैं उस पे भी बड़ी विस्तृत चर्चा होती है इसमें, और गृह मंत्रालय के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी इन चीज़ों पे लगातार जोर दिया जाता है, और जो निर्देश आते हैं उसके अनुपालन राज्य स्तर पे स्वयं राज्य के गृह मंत्री जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ही हैं, उनके द्वारा स्वयं कराया जाता है। सर, आपने अपने जवाब से मेरा अगला सवाल दे दिया है कि AI, आप वर्तमान पुलिसिंग या फिर आप जो देख रहे हैं निकट भविष्य में, तो उसमें आप AI का रोल कैसे देखते हैं और कहाँ देखते हैं? AI का जो फील्ड है वो तो मुझे लगता है कि हमारे जनरेशन की सोच के भी बियॉन्ड है।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम लोगों ने धीरे धीरे शुरू की। जैसे अयोध्या में जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो उस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के दौरान इसका उपयोग किया गया। महाकुंभ के दौरान भी एआई का अच्छा उपयोग किया गया, चाहे वो फेशियल रिकॉग्निशन के लिए हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट में हो, या फिर क्राउड कंट्रोल में हो, और हीट जो क्राउड डेंसिटी एनालिसिस में एआई का उपयोग किया गया था, जिससे कि एक थ्रेशोल्ड के ऊपर भीड़ न बढ़ने पाए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अन्य इतने बड़े प्रबंधन में बहुत सारे ऐसी एजेंसीज रहती हैं जो सामने आके चीज़ें नहीं करती। सामने तो सिर्फ वही दिखता है जो सामान्य जो पुलिस कर रही है, सिविल पुलिस कर रही है। लेकिन इस इतने बड़े आयोजन के पीछे जो एजेंसियां हैं जो एक फेसलेस तरीके से करती हैं, जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता रहता, तो वो उनको बहुत क्रेडिट जाता है और उनका टेक्निकल इनपुट इसमें बहुत काम करता है। और उससे उनके द्वारा स्थानीय पुलिस को और राज्य सरकार के लोगों को और हमारी अपनी भी जो एजेंसी है वो लगातार इन चीज़ों पे कार्य कर रही है। सर, कई बार हम लोग भी जब ग्राउंड पे होते हैं, अक्सर रिपोर्ट करने जाते हैं, तो पुलिस वाले भाई बंधु मिल जाते हैं। कई बार वो हमें खबरें दे देते हैं, हालचाल भी हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे, मैं अपनी मतलब ये व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, कि ड्यूटी के लंबे घंटों को लेकर भी शिकायत की है। तो इसको कैसे कंट्रोल करना है या इसमें क्या किया जा सकता है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? हाँ, ये इसके लिए तो स्ट्रेस अलग होता है उन लोगों पे। हाँ, ये मैंने व्यक्तिगत तौर पे फील किया। जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो वो मुझे बताएगा। देखिए, सामान्य पुलिस की जो ड्यूटी होती है, अगर अन्य विभागों से उसकी तुलना करें तो लॉन्ग ड्यूरेशन भी होता है, छुट्टियों का भी अभाव रहता है। इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और मैं तो लेकिन इन सभी चीज़ों के हैंडीकैप होने के बावजूद हम बेहतर से बेहतर क्या व्यवस्था अपने स्टाफ को दे सकते हैं, इसके लिए बहुत प्रयास ऑलरेडी किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे। जैसे कि हमारी जो वैकेंसी थी, रिक्तियां थी फोर्स की, उसको भरा गया, क्योंकि वर्कलोड तो उतना ही है, वर्कलोड तो कम हो नहीं रहा। अगर हमारा स्ट्रेंथ कम होगा तो उससे जो व्यक्ति बचा रहेगा उस पर ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो करीब 2.25 लाख से अधिक लोगों की भर्तियां हो चुकी हैं विभाग में पिछले 8-9 वर्षों में। आगे और भी विज्ञापन निकले हुए हैं, वो बहुत जल्दी भर्तियां होंगी। तो जब पूरा स्ट्रेंथ हो जाएगा तो स्ट्रेस, मतलब लोड कम हो जाएगा तो स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। प्लस समय से सबको अगर हम प्रमोशन देंगे तो उससे एक मोटिवेशन लेवल भी बहुत हाई रहता है। हाँ, ये सबसे ज़रूरी है। तो अगर समयबद्ध तरीके से जब उसको ड्यू है प्रमोशन, तो आप उसको प्रमोशन दीजिए, वो आगे बढ़ के काम करेगा। उसके रहने की जो व्यवस्था है, वहाँ अच्छे सोने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था। आज की तिथि में अगर आप किसी छोटे ज़िले में जाएंगे तो जो सबसे ऊंची इमारत उस जनपद में होगी वो पुलिस लाइन के अंदर मिलेगी। 12 मंजिला 14 मंजिले आवास जिसमें लिफ्ट लगे हैं, इस तरह की आवासीय सुविधाओं जो मुहैया कराए जा रहे हैं, जिसमें हमारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और उनकी फैमिली रहती हैं। बैरक्स की भी व्यवस्था की गई है। जहाँ तक महिला जहाँ पर हैं वहाँ महिलाओं की अलग बैरक है, उनकी प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। तो ऐसे अनेकानेक सुधार पुलिस के इकोसिस्टम में किए जा रहे हैं, जिससे कि तनाव और प्रेशर, ये अवश्य है कि जितनी छुट्टी और लोगों को मिलती है अन्य विभागों को, उतना पुलिस में नहीं मिलती, तो वो तो किसी को भी नहीं मिलती।
ऐसा नहीं है कि सिपाही कोई नहीं मिलते, नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब दरोगा, इंस्पेक्टर, एसपी सबको इंक्लूड कर सकते हैं, डीजी तक, डीजी तक इंक्लूड कर सकते हाँ, हैं। किसी को छुट्टी नहीं मिलती। अभी हम लोग जो ये ट्रांसफ़र मतलब ये जो बात कर रहे हैं, मतलब छुट्टियों की, तनाव, और इसी से जुड़ा है एक वर्ड ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उसको लेकर काफ़ी विवाद रहता है। हाँ, कई बार आपने देखा भी होगा, आपने महसूस किया होगा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर अक्सर विवाद रहता है। सवाल ये है कि उस सिस्टम को, मतलब ट्रांसफ़र पोस्टिंग के सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए क्या किया गया और क्या किया जाना चाहिए? नहीं, अभी जो व्यवस्था है वो बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था है। एक एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड होता है, चाहे वो आईपीएस ऑफिसर की पोस्टिंग हो या पीपीएस ऑफिसर की पोस्टिंग हो या नॉन गस्टेड ऑफिसर पोस्टिंग हो, सबके लिए एक एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड होता है। और एक बार एनुअल ट्रांसफर्स होते हैं, बीच में केवल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र होते हैं या जनहित में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ये भी बात सही है कि चूँकि इतना बड़ा प्रदेश है, सबको अपनी इच्छा के अनुसार तो समायोजित नहीं किया जा सकता। और लेकिन जो गाइडलाइंस हैं, जो शासन के द्वारा अप्रूव्ड हैं या विभाग के द्वारा अप्रूव्ड है, उस गाइडलाइन के हिसाब से ही चीज़ें होती हैं। और एक्सट्रीम कॉम्पैशनेट केसेस में जो भी व्यक्ति पेश होता है अपने वरिष्ठ अधिकारियों के पास, चाहे वो जिले में हो या फिर मुख्यालय स्तर पर आके मिलता है, तो उसकी सुनवाई भी की जाती है। मैं ये सारी बातें चलती रहेंगी, लेकिन बीच में मैं एक और बात बता देता हूँ अपने दर्शकों को कि प्रशांत सर के ऊपर एक किताब भी लिखी गई है। तो जो लोग किताब पढ़ने के शौकीन हैं तो वो जाकर ये किताब पढ़ सकते हैं। अनिरुद्ध मित्र राइटर का नाम है, उन्होंने एक किताब लिखी है और उसी किताब में सर से जुड़े कई फैसले और कई बातें उसका जिक्र किया गया है। आप जैसे सबसे पहले ही मेरे जवाब में आपने महाकुंभ का जिक्र किया और उसमें भी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। तो सर मुझसे मेरा एक सवाल ये भी था कि महाकुंभ में जो भगदड़ की खबर आई, क्या वो यूपी पुलिस की असफलता थी या आपके दृष्टिकोण से वो क्या था, क्यों हुआ? देखिए, वो चीज़ क्या उसे रोका जा सकता होनी नहीं चाहिए थी, व्यवस्था भी पूरी की गई थी। और मैंने पहले भी विभिन्न जगहों पर इसको मेंशन किया है कि जब इतने बड़े आयोजन होते हैं तो किसी तरह के आकस्मिक स्थिति से निपटने की कंटीजेंसी योजना भी बनती है कि अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे। इस तरह की अगर घटना होती है, कोई जैसे मान लिया कि कोई कोलैप्स चीज़ें हो गई या कोई अग्निकांड हो गया या पैंटून ब्रिज में कोई घटना हो गई, तो हम क्या करेंगे। तो उस दृष्टिकोण घटना होनी नहीं चाहिए थी, ये तो इस पे कोई डिनायल नहीं है। लेकिन जब चीज़ें हो गई तो 5 मिनट के अंदर ही हमारी जो ग्रीन कॉरिडोर थी, हमारे एम्बुलेंसेस थे, सबको तत्काल किया गया। वो मुख्य स्नान का दिन था, स्नान बाधित नहीं हुआ। उस दिन शाही स्नान भी था, वो भी बाधित नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो कंटीजेंसी व्यवस्था की गई थी, सब चीज़ों ने फंक्शन किया। लेकिन प्रश्न यही है कि वो चीज़ें नहीं होती तो और अच्छा रहता अगर नहीं होती तो। जरूर सर, इसके अलावा एक और उसी किताब में एक चीज़ रेफरेंस है, जब विकास दुबे, वही एनकाउंटर मॉडल से ही जुड़ा सवाल है कि विकास दुबे की जब गाड़ी पलटी थी, गाड़ी पलटना आज भी जो है यूपी में या फिर दूसरे राज्यों में याद किया जाता है और जिक्र किया जाता है, उसको मेंशन किया जाता है एक क्या कहते हैं उसको, उदाहरण के तौर पे हैं। कई बार उसको लोग विवाद का विषय भी बनाते हैं। उस समय आप डीजीपी तो नहीं थे, लेकिन आप यूपी पुलिस में ही थे, मेरे ख्याल से लॉ एंड ऑर्डर थे आप उस समय, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, अगर मैं सही हूँ तो उसको आप कैसे देखते हैं? उस पर लेकर जो विवाद खड़े हुए थे कि कैसे गाड़ी अचानक से पलट गई, फिर वो भाग रहा था, फिर उसको गोली मार दी गई, और अभी जो ऑपरेशन लंगड़ा चलता है उसको लेकर भी। ये तो एक दुर्घटना थी गाड़ी पलटने की। जैसे
बारिश पहले, उस समय बारिश का कोई सीज़न नहीं था, उस दिन बारिश हो गई और सुबह अगर आप उसमें डिटेल जाएंगे तो वो अचानक कुछ जानवर आ गए और पुलिस ने बचाना चाहा, गाड़ी पलट गई। तो अब घटना हो गई, उसको लोग गलत अलग अपने अपने नज़रिए से उस चीज़ों को देखते हैं। हाँ, उसी इंटरप्रिटेशन को उसका अपना इंटरप्रिटेशन है। उस बिंदु पे मैं व्यक्तिगत तौर पे कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि अगर कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसका एक प्रोटोकॉल रहता है। कोई भी ऑपरेशन होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति पुलिस एक्शन में मारा जाता है, चाहे वो शातिर बदमाश हो या फिर एक सामान्य व्यक्ति भी हो जो किसी ऑपरेशन में हॉट चेज में घटना होती है, तो उस प्रोटोकॉल के तहत सभी चीज़ों की जांच हुई थी। और इस पूरे प्रकरण में तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस प्लस एक जुडिशियल कमीशन के द्वारा प्रॉपर जांच की गई, जिसमें 2 अन्य हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस भी थे। तो उन सभी लोगों ने उस पूरे प्रकरण की काफ़ी डिटेल जांच की और उसकी रिपोर्ट भी सबमिट हुई और वो विधानसभा के पटल पे भी रखी गई। और उसमें कुल मिला के वैसे तो बहुत सारे सुधार की संस्तुतियाँ की गई हैं। कुछ अल्प अवधि के लिए हैं कि तत्काल कर ली जाए, कुछ मिडिल टर्म सुधार की बातें हैं, कुछ लॉन्ग टर्म सुधार की बातें हैं कि इस तरह से चीज़ें की जानी चाहिए। लेकिन उसमें इस तरह की चीज़ें में कोई पुलिस का उस घटना विशेष में कोई ऐसा दोष किसी का नहीं साबित नहीं हो पाया। जी ठीक सर, अब एक और सवाल जो आपने अपने लंबे अनुभव के तौर पे काम किया है, जब भी किसी क्षेत्र में दंगा हो या दंगा जैसी स्थिति हो या संवेदनशील स्थिति आ जाए, तो उस समय शांति व्यवस्था और सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्म होता है जिस पे आरोप लगते रहते, विवाद होता रहता है, कि क्या कहते हैं उसको, निष्पक्ष पुलिसिंग, वो कायम करना कितना ज़रूरी है, कैसे रखी जाती है और कितना बड़ा चैलेंज होता है ये? आपने देखा होगा कि पिछले 8 वर्षों में किसी तरह की कोई कम्युनल डिस्टर्बेंस मेजर उत्तर प्रदेश में नहीं हुए। तो ये तो सरकार की दूरदर्शिता और उनकी पॉलिसीज़ को क्रेडिट जाता है, प्लस उसके अलावा जो इम्प्लीमेंट कुछ हुआ। हाँ नहीं, संभल में ऐसी अगर व्यवस्था बन जाए, जगह ऐसी, वो तो बहुत एक छोटे इलाके में अगर जैसे वहाँ एक सर्वे का कार्य चल रहा था जी, वो किसी कोर्ट के आदेश से चल रहा था, वहाँ कुछ लोगों ने जानबूझ के माहौल उपद्रव करने की कोशिश की ताकि वो सर्वे ना हो। तो सर्वे तो कोई पुलिस ने अपने मन से नहीं शुरू किया, वो तो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश से हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में अगर आप जानबूझ के माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो पुलिस को कार्रवाई करेगी। लेकिन इतने लंबे समय तक, विशेषकर एक ऐसे प्रदेश में जहाँ पर इस तरह की घटनाएं बहुत ही फ्रीक्वेंटली होती थी, नहीं हुई, और इसका श्रेय सरकार को और पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के अटूट परिश्रम को जाता है। प्लस एक और बहुत बड़ी चीज़ सरकार ने की, वो 112 को स्ट्रेंथन किया। अच्छा, जैसे कहीं भी आप देखेंगे अगर कोई छोटी वारदात हो, अगर तत्काल उसको अटेंड कर लें तो बड़ी घटना नहीं होती है। तो गाड़ियों की जो इमरजेंसी कॉल सिस्टम है वो इंडिया का बेस्ट सिस्टम है आज की डेट में यूपी में जी। 112 पे संख्या बढ़ाई गई, रिस्पांस टाइम घटाया गया कि भाई 5-7 मिनट, 8 मिनट से ज़्यादा नहीं, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप कहीं भी कोई घटना होगी, आप 112 पे सूचना देंगे तो 10 मिनट के अंदर रिमोटेस्ट पार्ट में भी गाड़ी पहुंच जाएगी। शहर में तो हो सकता है 2 ही मिनट में पहुंच जाए, 1 ही मिनट में पहुंच जाए। कुछ 2 व्हीलर्स भी दिए गए हैं ऐसे संवेदनशील जहां पतली गलियां होती हैं, हाँ, वहां जाने के लिए। तुरंत तो अगर मौके पे पुलिस तुरंत पहुंच जाती है तो फिर घटना बड़े होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है और
मुझे लगता है कि विभाग ने, इस पुलिस विभाग ने और गृह विभाग ने और सरकार ने बहुत अच्छा इस पे कार्य किया। सर, जब ऐसी घटनाएं होती हैं या फिर कोई भी आपराधिक घटना हो या फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो या फिर पुलिस विभाग से जुड़ी कोई घटना जिसमें जो हमारा विभाग है उसको शांति व्यवस्था कायम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ऐसी कोई घटना हो, उसमें राजनीतिक बयानबाजियां भी होती हैं, तो राजनीतिक बयानबाजियां जो इस तरह की पुलिसिंग है उस पर कितना प्रभाव डालती हैं कि नहीं डालती? मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों का बहुत प्रभाव ग्राउंड लेवल पे जो लोग चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं उस पर पड़ता है। मेरा सवाल उन्हीं से था कि ग्राउंड लेवल पे मान लीजिए जो माहौल बना हुआ है और कोई मान लीजिए नेताजी किसी भी पार्टी के हों, नेताजी बयान पे बयान दिए जा रहे हैं और वो वहाँ पे चैलेंज से लड़ रहा है, तो इसका कितना असर पड़ेगा? नहीं, आपने देखा होगा कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो वहाँ किसी को फिर जाने नहीं दिया जाता है, रोकने में भी किसी भी पक्ष के लोगों को जाने नहीं दिया जाता, उनको बताया जाता है, सक्षम अधिकारी उनको इंटीमेट करते हैं कि साहब अभी वहाँ माहौल नहीं है और वहाँ किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा। और उसके बाद से जब स्थितियाँ अनुकूल हो जाती हैं तो सभी लोग जाते हैं। और मैंने जैसा कि बताया कि ग्राउंड लेवल पर इन चीज़ों का कोई बहुत इफ़ेक्ट नहीं पड़ता और ये बताया जाता है कि जो सही कार्रवाई हो वो की जाए और उसमें जो कठोर से कठोर कार्रवाई, जो रूमर मॉन्गर है या बैड एलिमेंट है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सर, यूपी पुलिस को लेके आपके कार्यकाल में आपको कैसा लगा? आपका सबसे कठिन फैसला कौन सा था? आपको महसूस हुआ कि यार ये सबसे ज़्यादा कठिन था? नहीं, ऐसी चीज़ें तो विभिन्न चैलेंजेस रहते हैं, अब वो तरह तरह के चैलेंजेस आते हैं। और जब मैं मेरठ में था तो कोविड का एक चैलेंज था, इसके बारे में कोई प्रिपरेशन विभागीय नहीं था और वैसी स्थिति में पूरी जनता को करना, यूपी दिल्ली बॉर्डर पे लाखों की संख्या में लोग आ गए थे, उनको कंट्रोल करना, उनको गंतव्य स्थानों तक पहुंचवाना और उस सभी गाड़ियों में पुलिस की व्यवस्था करना, उनको सुरक्षित भेजना, उनके खाने की व्यवस्था करना, ये सब बहुत सारी चुनौतियां ऐसी होती हैं जो तात्कालिक लगती है। फिर CA/NRC का था, फिर आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन में बड़ी हिंसा हुई अन्य प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में कहीं कोई हिंसा नहीं होने दी गई, तो वो भी एक लोगों से कम्युनिकेशन बना के लगातार कन्विंस करते हुए चीज़ें की गई। किसान आंदोलन में CA/NRC का एक ऐसा मुद्दा आया था, वो भी काफ़ी ज्वलनशील था, वहाँ भी कमोबेश शांति पूरी मेंटेन रही। और अन्य भी बहुत सारी चुनौतियाँ आती रहीं, कुछ घटनाएं भी ऐसी हुई, जैसे एक बिकरू कांड था, बहुत बड़ा सेटबैक था विभाग के लिए, जिसमें 8 लोग शहीद हुए, हमारे पुलिसकर्मी भी शहीद हुए। हाँ, उसमें गस्टेड ऑफिसर भी था, उसमें हमारे वेपन चले गए तो उनकी रिकवरी हुई। और भी एक खीरी में भी किसानों का बहुत बड़ा एजिटेशन हो गया था और उसको भी निपटाया गया। फिर महाकुंभ तो मैंने आपको आप अभी ये एक सवाल मेरे आ गया जहन में जो पूछना बहुत लाजमी है जब आपने इसका जिक्र किया कि बहुत बड़ा कांड था बिकरू कांड और उसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद भी हुए, लेकिन हम ये तो भी तो कहेंगे कि शह मिलती रही तब तो वो उतना बड़ा हुआ कि उतना बड़ा कांड कर पाया, अपराधी उतना बड़ा हुआ। नहीं तो इसमें कोई व्यवस्था तो में गड़बड़ी थी, तभी तो इतने बड़े बड़े अपराधी बन जाते हैं। वरना इतने बड़े माफिया जो जिनका इतना लंबा आपराधिक इतिहास है, थाने के अंदर मर्डर करने के बावजूद भी बच जाना, तो ये तो दर्शाता है कि व्यवस्था में कोई बहुत बड़ी कमी है, व्यवस्था की कमी थी है जरूर। और सर, तो इस बहुत सारी बातें हम लोगों ने की, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की भी बात कर ली और पुलिसिंग की भी बात कर ली, AI की भी बात कर ली, आगे का भविष्य आप कैसे देखते हैं। अगर हम राज्यवार बात करें, लेकिन आपने उस सवाल को भी पहले ही काट दिया, आपने कहा कि मैं 4 साल ही रहा हूँ तमिलनाडु में। नहीं, अब वो तो बहुत प्रारंभिक दिनों में, मान लीजिए उसके प्रारंभिक 4 साल और यूपी के प्रारंभिक 4 साल, तो इन दोनों में आप क्या अंतर देखते हैं? 4-4 साल ही रहने देते हैं? नहीं, वहाँ के कानून व्यवस्था की स्थिति और यहाँ में काफ़ी अंतर है कि सामाजिक जो संरचना है उसमें भी काफ़ी अंतर है।
आर्थिक स्थितियों में अंतर है, और लेकिन व्यवस्था वहाँ भी मुझे, चूँकि हम लोग बहुत जूनियर थे, बहुत अच्छी लगी थी। और यहाँ तो धीरे धीरे सर काफ़ी ये चीज़ें वीआईपी कल्चर जिसकी बात होती है, तो ये वीआईपी लोगों का दबाव पुलिस को कितना प्रभावित करता है? नहीं, वीआईपी किस तरह का वीआईपी? मतलब कोई बड़ा आदमी हो, मान लीजिए कोई नेता हो, कोई मंत्री हो, वो आपको किसी केस में फ़ोन करके दबाव बना रहा है आपको, मतलब हो सकता है वो आपके इंस्पेक्टर को, आपके एसपी को, आपके दरोगा को, जिस लेवल का हो। अब कोई ज़िला का लेवल का हो तो वो दरोगा पे बना रहा होगा, कांस्टेबल पे बना रहा होगा, एसआई पे बना रहा होगा, कोई सांसद जी होंगे। देखिए, जो भी व्यक्ति जनप्रतिनिधि है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी वो चीज़ों को प्रेजेंट कर सकता है और ज़िले के एसपी को भी बता सकते हैं, उनके ऊपर जो सुपरवाइजरी लेवल है उनको भी कह सकते हैं, डीजीपी को भी कह सकते हैं। डीजी मुख्यालय में भी बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनको वो अपनी बात कह सकते हैं, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बातों को सुनना भी एक बाध्यता है। लेकिन दबाव बनाने की ऐसी स्थिति नहीं हो। उन्होंने कोई बात अगर आपको बताई या उन्होंने कोई कागज़ आपको लिख के दिया, हाँ, तो आप उसका परीक्षण कराएं। और इसका भी प्राविधान है कि ज़िले में मंथली लेवल पे माननीय विधायकों और सांसदों के साथ ज़िले के एसपी और डीएम बैठते हैं, जो कि मैंडेटरी है, और वैसे कभी भी वो समय लेके जनहित में मिल सकते हैं। तो उन मीटिंगों में आप उन चीज़ों को बता सकते हैं कि साहब इसमें ये चीज़ें हैं जो होने वाली थी, मैंने करा दी, और ये चीज़ें में लीगल ये स्थिति है, ये चीज़ें हो सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी हो सकती हैं, क्योंकि उनके पास भी समाज से सभी लोग आते हैं, तो उनके लिए भी उन चीज़ों को सक्षम स्तर पे प्रस्तुत करना उनकी भी बाध्यता है। तो इसको हम लोग दबाव की तरह से न लें, ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री रोल है, और जो आदमी, जो अधिकारी इन चीज़ों को इस नज़रिए से लेता है कि एक दूसरे के कार्य में को सुगम तरीके से करने में, एक दूसरे की मदद करने के ध्येय से अगर चीज़ों को लेकर चलता है, तो उसके यहाँ फिर किसी तरह का कोई विवाद नहीं होता। कभी आपको कभी ऐसा लगा कि इस केस को लेके या फिर इस प्रकरण को लेके, इस मामले को लेके पूरी दुनिया की निगाहें आप पर हों और आप उस समय बहुत तेज़ी के साथ उसको सुलझाने में काम कर रहे थे, कोई केस या कोई मामला, कि लगे कि नहीं अब राजनीतिक दबाव भी आ रहा है, सरकार भी जवाब मांग रही है, मीडिया भी सवाल पूछ रही हो? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें जब आप टॉप लेवल पर रहते हैं तो एक कलेक्टिव तरीके से चीज़ें डिसीजन होती है। शासन के लोग भी रहते हैं, आपका विभाग रहता है, तो ये केवल बाहर से लगता है कि सारा डिसीजन एक व्यक्ति ले रहा है, ऐसा नहीं है। और उसमें काफ़ी अध्ययन करके और हर एक पहलुओं को मद्देनज़र रख के चीज़ें होती हैं, और ये प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक चीज़ें स्पष्ट तरीके से मीडिया को भी बताई जा सके, ताकि आपके माध्यम से आम जनता तक बात पहुंच जाए। मीडिया का रोल आप मानते हैं? नहीं, मीडिया तो स्तंभ है ही, चौथा स्तंभ है। ये तो कोई नहीं कह सकता कि नहीं, मीडिया का कोई रोल नहीं है। अगर आप एक स्वस्थ प्रजातांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं तो इसमें सबका रोल है, एग्जीक्यूटिव का है, लेजिस्लेचर का है, जुडिशरी का है, और अब मीडिया का भी है। वैसे तो मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ आपको अपने मतलब पद को छोड़े, मतलब सेवानिवृत्त हुए, लेकिन अभी आप वर्तमान में क्या देखते हैं कि यूपी पुलिस में और उसके कार्यशैली में अब आप यहाँ से कैसे देखते हैं? क्या बदलाव की ज़रूरत है या आने वाले दिनों में पड़ सकती है? नहीं, मुझे तो जो बदलाव की बात है वो मैं अपने समय में भी मानता था। ऐसा नहीं था कि उस समय सभी चीज़ें एकदम अच्छी थी और अब ख़राब है। और ये हमेशा मैं मान के चलता हूँ कि आने वाले समय में बेहतर व्यवस्था और बेहतर होगी, और आने वाले लोग हमारे नेक्स्ट जनरेशन के वो और भी कॉम्पिटेंट हैं, दक्ष हैं, और नई चुनौतियों से निपटने के लिए उनके पास आवश्यक नॉलेज भी है और टेक्नोलॉजी भी है,
और जो भविष्य की गर्त में जो चुनौतियां हैं उनको वो बखूबी अंजाम देंगे। एक और आखिरी सवाल, एक दो आखिरी सवाल करते हैं अब आपसे। सर, आपके कार्यकाल के विस्तार की बात हो रही थी कि थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही थी, क्यों नहीं हुआ? आप अच्छे से काम कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों का कोई बहुत महत्व है। जब समय निर्धारित था तो ये मान के चलना चाहिए कि जिस दिन सेवानिवृत्ति होनी थी उस दिन ही होनी थी। मुझे किसी तरह का कोई उसमें डाउट नहीं था और जो भी हुआ एक सम्मानजनक तरीके से कार्यकाल समाप्त हुआ और जिसका मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन है। आप जब पढ़ाई कर रहे हों, आप जब पढ़ाई कर रहे थे और जब आप फिर नौकरी करने आए, फिर आपने ये पुलिसिंग देखी और चलाई, तब के पुलिसिया सिस्टम में और अब के पुलिसिया सिस्टम में आप क्या अंतर देखते हैं? नहीं, बहुत परिवर्तन है। जैसे पहले ह्यूमन राइट वायलेशन के बहुत सारे केसेस होते थे, अब उस मामले में काफ़ी जागृति भी आई है और पुलिस भी बेटर इक्विप्ड हुई है और विवेचना करने के तरीके और संसाधनों में बहुत वृद्धि हुई है और इसमें कोई पुलिस के कल्चर में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। आप सर अपने काम करने के अंदाज से, जो लोग करंट अफेयर्स में रुचि रखते हैं या टीवी देखते हैं, खास करके युवा, तो उसके लिए भी आप एक रोल मॉडल हैं और लोग आपको पसंद भी करते हैं। आपका एक, हम ऐसे बोलचाल की भाषा में कहें तो आपका भी अपना एक फैन बेस है, जो मैं जानता हूं कि लोग कहते हैं कि अरे ये प्रशांत कुमार हैं, कुछ लोग आपको अपने मूंछों से जानते हैं, कुछ लोग आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, कोई जवाब दे रहे हैं तो वो पसंद करते हैं, तो युवा आपको खासा पसंद करते हैं। उनके नाम कोई संदेश दीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी व्यक्ति समाज के जिस भी कार्य क्षेत्र में लगा है वो अपने कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करे और जो बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स, एफर्ट्स जो होते हैं वो ज़रूर देने चाहिए। और अगर आप पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाएंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। कभी ये हो सकता है कि देर हो, लेकिन सफलता की गारंटी तभी है। कोई शॉर्टकट टू सक्सेस नहीं है लाइफ में। आपको मेहनत और ईमानदारी, दो चीज़ें लगातार रखनी होंगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। इमोशनल आदमी भी हैं। आप जब रिटायर हुए थे तो एक काफ़ी इमोशनल पोस्ट किया था। नहीं, हम कोई भी व्यक्ति जब इतना बड़ा परिवार आप लेके चल रहे हैं, 3.25 लाख की फोर्स लेके चल रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता कि सारी क्रेडिट आप खुद लें। वो तो सभी एक टीम भावना के साथ एक एक सिपाही जो वहाँ कुंभ में 45 दिन तक कठोर ठंड से लेकर गर्मी तक उस तरह के माहौल में कार्य किया, वो तो सारा श्रेय उसको जाता है। ये अवश्य है कि हम भी उसके पार्ट थे। तो ऐसे सभी पुलिसकर्मियों को भी मैं सलाम करता हूँ जिन्होंने इस पूरी जर्नी में, इस सिस्टम को बनाने में अपना खून पसीना सब कुछ दिया है। तो इसलिए आपने लिखा था कि इस कंधों पर सितारे नहीं रहेंगे। नहीं, वो तो एक प्रक्रिया है। वो तो सभी चीज़ों, हर एक व्यक्ति को समाज में इस प्रोसेस से गुजरना है। और पुलिस विभाग के लोगों को मैंने देखा है कि वो सितारा कहने, उसको लगाने में मैंने देखा है, जो युवा तैयारी कर रहे होते हैं वो जाके कहेंगे कि अरे अब क्या है, अगर उनका कोई रिजल्ट क्लियर हो जाए या पीटी क्लियर हो जाए, कहते हैं कि अब तो सितारा लग जाएंगे, स्टार्स आ जाएंगे तेरे पे। वो गर्व की बात है, गर्व की बात। और देश सेवा का मौका मिलता है और जिसको पूरी दुनिया जज करती है। वर्दी वालों के साथ एक ये भी अच्छाई या बुराई जो भी कर लीजिए कि आपके हर एक एक्शन को दुनिया देखती है और उसके हिसाब से चीज़ों को जज करती है। लेकिन यही जो पुलिस भर्ती होती है, जो युवा सपना लेकर आते हैं, कई बार देखा गया है कि परीक्षा पत्र लीक हो गए या परीक्षाओं में अनियमितता पाई गई। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या दृष्टिकोण है आपको? नहीं, हम लोगों ने तो जो परीक्षाएं कराई, अभी तो इंडिया की सबसे बड़ी परीक्षा हम लोगों ने कराई थी, इसमें 60,000 लोग
भर्ती हुए। तो ये तो सरकार की मूल मंशा यही है कि पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्तियां की जाए, जिससे कि बेस्ट लोग, सर्वश्रेष्ठ लोग नौकरियों में आए। और ऐसे भी एग्ज़ाम्पल है कि एक ही गांव के 10-10 बच्चे भी सेलेक्ट हुए और हम लोगों ने पूरी भर्ती एकदम बिना किसी उस पर कहीं कोई डाउट नहीं है। पहले आपने सुना होगा कि भर्तियों पे काफ़ी विवाद भी हो जाता था, कोर्ट कचहरी। 2024 में ही जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई थी उसको लेकर भी थोड़ा विवाद नहीं, तो वो तो कैंसिल कर दिया गया था। वही अगर जैसे लीकेज की बात आई थी उसमें काफ़ी कार्रवाई भी हुई और जो उस समय के लोग उसमें इन्वॉल्व थे उस पर कठोर कार्रवाई की गई और उसके बाद से एक पूरी तरीके से स्वच्छ भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी भी और आने वाले दिनों में भी पेपर। नहीं, ये तो पुलिस विभाग के लिए नहीं, स्वच्छ भर्ती कराया जाना तो सभी विभाग के लिए और सभी जगहों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक बेस्ट लोग नहीं आएंगे और उनको कुछ न कुछ ग्रीवांसेस रहेंगे। आने वाले दिनों में हम आपको कहाँ और किन किरदारों में देख पाएंगे? अभी तो आपने शुरू में ही बता दिया है मुझे कि वक्त दे रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में कहाँ और कैसे दिखेंगे? बस ऐसे ही जैसे एक सामान्य नागरिक की तरह एक देश के सीनियर सिटीज़न के रूप में हमारा जो भी योगदान होगा हम समाज को देंगे। अपने बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें, जैसे शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? वो तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ। इंटरमीडिएट तक मैंने पढ़ाई बिहार में ही की। अच्छा। हमारे फादर खुद एक शिक्षक थे और उसके बाद से मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से आगे की ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद से मैं सर्विस में आ गया। सर्विस के दौरान मैंने MBA की डिग्री ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट में और बस यही है। ये काफ़ी मतलब उन युवाओं के लिए भी काफ़ी प्रेरणादायक है, इसलिए मैंने ये आखिर में ये सवाल पूछा कि उन युवाओं के लिए भी प्रेरणादायक है जिनको पता चलेगा कि आप बिहार के हैं, सिवान ज़िले से आए, फिर आपने पढ़ाई की, फिर आप दिल्ली पहुँचे और फिर कैसे पूरे यूपी की जो पुलिस व्यवस्था है उसको चलाया। तो हाँ, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस तरह का मौका मिला और ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली और कुछ परिवार का सहयोग है, माता पिता का आशीर्वाद है और ऊपर वाले की कृपा है जिससे ये चीज़ें हो पाई। तो मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और हमारे साथ बातचीत कर रहे थे यूपी के एक्स DGP प्रशांत कुमार सर। अपनी सारी बातें कहीं, जो विवाद थे पहले उस पर भी बड़े शांतिपूर्ण और आराम में आपको जवाब दिया। वो आपने सुना कि हमने सारे विवाद भी पूछे, जो सवाल उठते रहे हैं, जो पुलिसिंग को लेकर, ट्रांसफ़र को लेकर सवाल उठते रहे हैं, वो सारी बातें सर ने की हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, आपका भी बहुत बहुत आभार।